हेलो फ्रेंड्स। कल हमने इंग्लिश का जो ब्रिज कोर्स का जो हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, इसका हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था और हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसके आगे का कंटेंट देखेंगे, जिसमें हमारी लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था इसके इंट्रोडक्शन में, जो हमारी अभी NEP 2020 आया है जो, और उसके बाद NCF FS 2022 और NCF स्कूल एजुकेशन 2023, ये हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि हमारे लैंग्वेज एजुकेशन को कैसे हमें अपने क्लासरूम में हमें उसे अप्लाई करना है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। तो एक एक करके आज हम इसे देखेंगे। सबसे पहले अब बात करें तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, आवर कंट्री इज़ द मोस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर है। चिल्ड्रन इन आवर क्लासरूम कम विद वराइड एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज बैकग्राउंड्स। बहुत जो बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं। द अर्लियर पॉलिसीज एंड कमीशंस हैव emphatically championed the cause of this linguistic diversity and that respect that should be given to the varied experience of the students। पहले भी पॉलिसीज़ आई हैं जो बच्चों के लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हमें उसे हमें वैल्यू देना है, क्लास में उसे अब जगह देना है, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें भी हमें उसे वहाँ पर हमें देखना है, वहाँ पर तो रेस्पेक्ट देना है। जैसे कि हम देखेंगे बहुत सारे नेशनल कमीशंस हैं। जैसे पहले जो आए थे कोठारी कमीशन, जो कि 1964-66 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जैसा कि हम जानते भी हैं, पढ़े भी हमने बीएड की क्लासेस में पढ़ा है कि 1986 में हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, जिसको बाद में अपडेट भी किया था 1992 में। एंड मोस्ट रिसेंटली जो अभी आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो जितनी पॉलिसीज़ है, इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया है, सजेशंस दिया है लैंग्वेज यूज़ इन स्कूल्स। हमें स्कूल्स में लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें बच्चों की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमें जो स्कूल की लैंग्वेज है उस पर उन्हें लाना है। ऑल द अर्लियर डॉक्यूमेंट्स एम्फसाइज दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर taught इन द लैंग्वेज दे कैन इमोशनली कनेक्ट विथ। यानी जो बच्चा लैंग्वेज अपने घर पर बोलता है, द लैंग्वेज दे स्पीक एट होम, अगर हम उससे उस लैंग्वेज में उनसे बातें करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो टीचर से क्या होंगे, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो उनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत बेस्ट होती है। द NEP 2020 एंड NCF FS 2022 एंड NCF स्कूल एजुकेशन 2023 move a step ahead and have recommended concrete ways to integrate the home languages of children in the process of teaching and learning, especially in the foundational and preparatory stage। जो हमारा स्टेजेस हमारे यहाँ बताया गया था, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज जो होती हैं, खास करके इन स्टेजेस पर जैसे हमें क्या करना है, बच्चों के होम लैंग्वेज को प्रिफ़र करना है। जैसे हमने आगे भी पढ़ा था, जो स्टेजेस होते हैं हमें पता है, फाउंडेशनल में हमारे बेसिक और प्रिपरेटरी स्टेज अप टू थर्ड क्लास, तो हमें इस पर फोकस करना है, बच्चों के होम लैंग्वेज पर। तो जो हमारा NEP 2020, ये हमारा मेन टॉपिक है, जिसे हमें बिल्कुल याद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी सकता है। क्योंकि NEP 2020 में जितने भी सजेशंस दिए हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम्स। सबसे पहला जो सजेशन क्या है कि होम लैंग्वेज, मदर टंग, जैसे हम अभी बार बार यही बात कर रहे हैं, जो बच्चों की होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसे ही हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है। द पॉलिसी क्लियर्स states that the children should be taught as far as possible at least until grade 5 and preferably up to grade 8। कम से कम 5th क्लास या फिर कम से कम 8th क्लास, या इससे भी आगे देखा जाए तो बच्चों को होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। इट हैज़ बिन प्रूवन बाय रिसर्च, काफ़ी रिसर्च भी किए गए हैं कि दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप व्हेन दे आर taught इन होम लैंग्वेज। जब हम बच्चों को होम लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है सहज महसूस करता है और
टीचर्स और स्टूडेंट के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, ताकि वो अपना और जिससे वो उनकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है। पहला रिकमेंडेशन ये है। दूसरा है फ्लेक्सिबल 3 लैंग्वेज फार्मूला। द पॉलिसी reiterates and emphasize the 3 लैंग्वेज फार्मूला as opined in the earlier policies and documents। 3 लैंग्वेज फार्मूला जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अर्लियर पॉलिसीज़ थी उनमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला का उसमें फोकस किया गया था। इट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड लर्न 3 लैंग्वेजेस इन स्कूल में कम से कम 3 लैंग्वेजेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट इन द चॉइस ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड ऑन रीजनल एंड कल्चरल नीड्स। लेकिन स्टेट को ये उन्हें चॉइस दी जाती है कि उनके रीजनल क्षेत्रीय और कल्चरल जो है जो उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। तो ये जो 3 लैंग्वेज है वो कौन कौन से, जब सबसे पहला जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है मदर टंग, वो पहला लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे जिस तरह का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो उनका लैंग्वेज होगा उसे पहला प्रेफरेंस देना है। दूसरा हिंदी और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी हो सकता है या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है। एनकरेजेस नेशनल इंटीग्रेशन। इंग्लिश अदर फॉरेन लैंग्वेज, या तो इंग्लिश या कोई भी अदर कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, ये भी वहाँ पर रखना है, ताकि बच्चा जो है एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, यानी ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, पूरे देश में कहीं भी जाए तो वो अपने आप को कनेक्ट कर सके। अगर बच्चे को इंग्लिश आएगी तो वो कभी भी किसी फॉरेन में जाएगा तो वो इंग्लिश के थ्रू वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है, वहाँ वो आगे बढ़ सकता है। This formula not only proves an atmosphere of inclusion but also helps in promoting national unity and mutual respect for linguistic diversity। इस जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसके तहत ये होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इस क्लास का वो इंक्लूजन वाला होता है, मतलब इंक्लूड करते हैं हम लैंग्वेजेस को, और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा और जो वहाँ की कल्चरल नीड्स उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक इंक्लूज़न की भावना लेकर आते हैं, जो कि नेशनल यूनिटी, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और एक दूसरे के लिए जो भी हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम कहीं ना कहीं क्या दे रहे हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिजिंग नेशनल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। अब हम अपनी लैंग्वेजेस जो हमारी नेशनल है और हम बाहर की जो ग्लोबल है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब एक तरह का ब्रिज का काम कर रहे हैं। द स्टूडेंट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। अगर बच्चा 3 लैंग्वेज सीखेगा तो वो अपने क्षेत्र भाषा जो जहाँ वो रह रहा है उसको तो वो प्रॉपर जानता ही, नेशनल लैंग्वेज को भी जानेगा और इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी जान पाएगा, तभी वो कहीं भी बाहर फॉरेन जाकर अपने वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई या फिर आगे के फ्यूचर बना सकता है। एंश्योरिंग दे आर वेल इक्विप्ड फॉर डाइवर्स प्रोस्पेक्ट्स। तो हमें बच्चे को जो उसकी मल्टीलिंग्विज्म लैंग्वेज जो है उनकी लैंग्वेज को कहाँ लेकर जाना, मल्टीलिंग्विज्म की तरफ लेकर जाना है। अर्ली एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे हमने भी पढ़ा भी था, फ्लेक्सिबल 3 लैंग्वेज फार्मूला और बहुत सारी लैंग्वेजेस के की तरफ बच्चों को एक्सपोज करना है हमें। द पॉलिसी रिकमेंड्स अर्ली एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस देयर बाई प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। इस तरह से हम मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ये पॉलिसी ऐसा रिकमेंड करती है। द एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड merely for the purpose of communication but also aid cognitive development। और ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को बच्चे को एक्विशाइज कराना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक उसके लिए उसके पर्पस कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि ये कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्प करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञात्मक विकास में भी, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी वो बढ़ावा देता है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट मल्टी लिंग्विलिज्म इन्हांसेस द ब्रेन इन फंक्शन एंड डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो अगर हम बच्चे में मल्टीलिंग्विलिज्म को बढ़ावा देंगे तो उसके ब्रेन फंक्शन को हम बढ़ाते हैं और उसमें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, सोचने की शक्ति जो कि हायर ऑर्डर की हो, उसको भी हम उसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह उसमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये बताती है कि द आइडिया ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट विद इन अ मल्टीलिंगुअल फ्रेमवर्क स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, हमें प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही उनकी नींव जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डेवलप स्ट्रॉन्गर फाउंडेशनल स्किल्स इन बोथ दियर मदर टंग एज वेल एज इंग्लिश, उन्हें मदर टंग में भी पढ़ाना है और इंग्लिश को भी हमें एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ करना है। दिस ग्रेजुअल अप्रोच एंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स आर not overwhelmed by the dual task of learning content and language simultaneously. As students become more efficient, English can play a larger role in the medium of instructions, particularly at the secondary level. तो इस तरह से हम देखें तो बच्चे पे ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं वो बर्डन हो जाए, तो धीरे धीरे हमने उनके लैंग्वेज को पढ़ाते हुए हमें इंग्लिश की तरफ ले आना है। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो डुअल टास्क जो हमारा कंटेंट को भी पढ़ ले और लैंग्वेज को दोनों ही साइमल्टेनियसली कर पाए। और जैसे ही बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाएगा, इस चीज़ में वो निपुण हो जाएगा, तो इंग्लिश जैसे ही वो सीख लेगा तो वो अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी बदल सकता है एट द सेकेंडरी लेवल पे। अगर वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम में आगे की पढ़ाई को वो कर सकता है। तो प्राइमरी लेवल पे ही हमें बच्चों को इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना है। ए बैलेंस्ड अप्रोच वेयर इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन द अर्ली ईयर्स एंड ग्रेजुअली बिकम्स अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम बच्चे को अर्ली ईयर्स में इंग्लिश पढ़ा देंगे तो वो बच्चा उसके ऊपर वो अपने आप को सहज महसूस करेगा कि वो अपनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में बाद में सेकेंडरी लेवल पर वो ले सकता है। एंड शोज दैट स्टूडेंट्स अचीव बोथ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड एकेडमिक सक्सेस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इस तरह से हमारा जो ग्लोबल वर्ल्ड है, यानी और यहाँ ग्लोबल का मतलब ही होता है ओवरऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि बच्चे को हमें सिर्फ अपने कंट्री तक सीमित नहीं रखनी है, हमें उसे ऐसी लैंग्वेज पढ़ानी है ताकि वो बाहर ग्लोबली भी एडजस्ट कर पाए। रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रूटेडनेस। तो यहाँ पर हमें कल्चरल, जो भी हर जगह का कल्चर अलग होता है, हमें उसके लिए उसका भी ध्यान रखना है और उसका रेस्पेक्ट करना है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर रूटेडनेस इन वंस कल्चर एंड लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड। अगर किसी भी कल्चर को या लैंग्वेज को हम एक नेगेटिव वे में देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमें ऐसा नहीं करना है। इट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ acknowledging one's language and culture and creating a learning environment that celebrates the diversity present in the classroom. क्लासरूम में अगर हमारे यहाँ भिन्नता है लैंग्वेज में तो हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको एक पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ग्रेड 1 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल उड़ीसा, यहाँ पे एक स्कूल उड़ीसा की बताई गई है, कम्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। वहाँ पर एक बच्चा है जो उसे बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज है उसे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन स्पीक उड़िया बट फ्यू ट्राइबल स्टूडेंट्स स्पीक कोई दियर ट्राइबल लैंग्वेज। कुछ बच्चे वहाँ पर ऐसे भी हैं जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं जो एक ट्राइबल लैंग्वेज जो वहाँ की है कोई है उसको स्पीक करते हैं। तो टीचर फील करता है, द टीचर फील्स दैट द चिल्ड्रन हु स्पीक कोई आर reticent in the class and decides to follow the recommendations of NEP 2020। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चा है, जो हमारा ट्राइबल चाइल्ड जो वहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करता है क्लास में। तो इसीलिए टीचर जो है उसने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया कि वो जो NEP 2020 के रिकमेंडेशंस आए वो उसको फॉलो करे। तो उसने उसके अनुसार पढ़ाना शुरू किया। सी रिडिज़ाइंस हर क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंगली। उसी के अकॉर्डिंग उसने अपनी क्लास को जो अपनी प्रिपरेशन है, पढ़ाना है, लर्निंग कंटेंट है, वो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना शुरू कर दी।
Following the idea that children should be taught in the home language, the teacher begins day with an activity where students greet each other in their home languages. तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने किससे शुरू की? बच्चों को एक दूसरे को जैसे विश करते हैं हम, तो बच्चे को ये आज़ादी दी गई कि आप अपने होम लैंग्वेज में एक दूसरे को ग्रीट करेंगे. She also introduced basic English through songs and rhymes to align with the three language formula. उसने इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे क्या किया, सॉन्ग्स और रिदम के थ्रू अलाइन किया थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो हमने पढ़ा था, तो उसमें इंग्लिश को भी उसने इंक्लूड किया. वाइल टीचिंग कॉन्सेप्ट्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ सी यूजेस स्टोरी बुक का यूज़ किया जब वो ईवीएस पढ़ा रही है. एंड बाईलिंगुअल फ्लैश कार्ड्स इन उड़िया एंड कोई, यानी जो उसने फ्लैश कार्ड का भी यूज़ किया तो उसने बाईलिंगुअल यूज़ किया, दो लैंग्वेज में यूज़ किया, उड़िया भी और कोई भी जो वहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज थी. During the mathematics class, while teaching counting, the teacher introduces the numbers in both languages and finally in English and invites children to repeat after her. उसने दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ाना शुरू किया, नंबर्स भी, और फाइनली वो इंग्लिश पे बच्चों को ले गई, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू किया. तो इस तरह से हमें होम लैंग्वेज को एक सेतु की तरह यूज़ करके तब उन्हें हमें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है. This exposure to multiple languages helped in making children more confident and curious about new languages while staying grounded in their own. तो इस तरह से हम बच्चों को एक्सपोजर कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के थ्रू ले जा सकते हैं. कैसे? बच्चे अपने लैंग्वेज को भी ना छोड़े, अपने ग्राउंड पे रहें और धीरे धीरे उस न्यू लैंग्वेज को सीखने की उनमें जो क्यूरियोसिटी है वो आ जाएगी. The teacher's vision helped transform the classroom scenario, thereby bringing the provisions of NEP 2022 life. इस तरह से इस एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि किस तरह टीचर्स ने, वहाँ की जो टीचर थी उसने NEP 2020 के जो सजेशंस थे उसको फॉलो किया अपनी क्लास में, और जो वहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज जो था और वहाँ का उड़ीसा जो लैंग्वेज था, तो इस तरह के बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे थे, कैसे उन्होंने उन बच्चों को भी एक अच्छी तरह से इन लैंग्वेज की एजुकेशन दी. इन अ सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट द रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 in our classroom. While the policy or outlines the recommendations for the implementation of bi-multilingualism in our classroom, it is the NCFs that tell us how to translate these recommendations into fulfill practices. Let us now look the provisions made in the NCF FS 2022 and NCF SE 2023. तो इस तरह से हमने देखा जो NEP है इसमें तो हमें रिकमेंडेशंस मिली है कि किस तरह से हमें फॉलो करना है, बट और जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2022 और 2023 में जो आया है, उसमें हमें ये रिकमेंडेशंस मिले हैं जिसको हम किस तरह से, जो भी रिकमेंडेशंस NEP में दी हुई है उसे हम अपने क्लासरूम में कैसे फ्रूटफुल प्रैक्टिसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. तो कैसे अप्लाई करना है वो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब कि की प्रोविजंस फ्रॉम NCF to FS 2022 एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023. तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दी हुई है जिसको हम अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो है जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग. सबसे पहला क्या है कि हमें लर्निंग को कैसा बनाना है, इंजॉयबल बनाना, जॉयफुल बनाना और मीनिंगफुल. बच्चा जो भी सीखे उसका मतलब उसे समझ में आना चाहिए. बोथ द NCF FS and NCF SE emphasize that early education should be accompanied by play and activity. बच्चों को खेल में और एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है. दिस विल गिव अ वे टू नेचुरल एंड जॉयफुल लैंग्वेज acquisition among children because they will learn from their experiences. जब बच्चा खेल के सीखेगा, पढ़ेगा, तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस वो गेन कर रहा है उसके थ्रू वो बहुत नेचुरली वे में सीखता है. यूज़ ऑफ फेमिलियर लैंग्वेज, दोनों ही जो हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये एनकरेज करती है फेमिलियर लैंग्वेज, मतलब जो वहाँ बच्चे जिस लैंग्वेज से
कनेक्टेड हो, जो उन्हें पता हो, उसी लैंग्वेज में हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और अपने इंस्ट्रक्शंस को रखना है। दिस विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन फील सेफ, वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे जो हैं बहुत अपने आप को सेफ, सहज महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से सीखेंगे। Since children learn concepts most rapidly and deeply in the language that they are comfortable with their home language, तो इस जब भी हम होम लैंग्वेज में अगर बच्चों को पढ़ा, और हम करते भी हैं, ये हम ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जब हम अपने स्कूल में होते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं इवन मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, बच्चों की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा कनेक्शन हुआ कि बच्चे हमारी भाषा बोलने लगे और हम उनकी भाषा, यहाँ पर तो लैंग्वेज का इंटरचेंज हो गया है बिल्कुल। तो ये मैं मोस्टली सारे ही टीचर्स इसको फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं वहीं हमारा स्कूल हो। हमें कभी कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ता है जहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे अभी हम ये इधर नॉर्थ के साइड में और उधर ईस्ट के साइड में, अगर ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे तो बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। The primary medium of instruction would optimally be the child's home language, mother tongue, familiar language in the foundational stage। तो foundational stage जो starting की stage है उसमें बच्चे के language जो है वो home language जो होती है उसी को हम familiar language भी कहते हैं। तो उस समय जो primary medium of instructions जो होता है वही होना चाहिए। यूज़ ऑफ कॉन्टेक्चुअल कंटेंट। अब कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड। तो कंटेंट जो होना चाहिए हमारा उस लोकल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल द कंटेंट दैट्स लोकली एंड कल्चरली रिलेवेंट सच एज folk tales, songs, rhymes should be used in the classroom. This will make new concepts relatable and will bridge the gap between classroom learning and lived experiences of the child। बच्चों के जो वहाँ जो लैंग्वेज वहाँ यूज़ होती उसी लैंग्वेज में उनके बच्चों को भी क्या होती है, घर से भी उन्हें कुछ कहानियाँ और उनके पोएम्स होते हैं जो उनकी लैंग्वेज में होता है। तो ऐसा नहीं, अगर बच्चा वहाँ सुनाता है तो हमें वो सुनना चाहिए और उनके लिए क्लैपिंग भी बजानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों और आगे जो हम उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं वो ईजिली उसे ग्रैस्प कर जाए। मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, यानी सभी की भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इसको एक हेडक की तरह ना देखें कि बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं समझ में आ रहा, टीचर्स कोई परेशानी होती, लेकिन नहीं, हमें उसे चैलेंज की तरह नहीं देखना है, हमें उसे एक रिसोर्स की तरह देखना है कि हमें उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में। दे सजेस्ट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल लैंग्वेजेस thrive and coexist at the same time. Children should be encouraged to share their knowledge and experiences in the language they are most comfortable with and should be exposed to and immersed in multiple oral languages from an early age। यानी बच्चे जो है सेम जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो भी वो जानते हैं अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंसेस वो उनकी लैंग्वेज में अगर वो बताना चाह रहे हैं, वो जिससे वो कंफर्टेबल है, तो उन्हें हमें मौका देना चाहिए और उन्हें बोलने का क्लास में मौका देना चाहिए। इट इज़ एम्फसाइज्ड टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन स्कूल सो दैट एटलीस्ट 2 or more preferably 3 languages are present with children on a regular basis। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास काफ़ी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं और हमें वो इंश्योर करना पड़ता है कि किस तरह से हमें उन्हें जो चीज़ हम पढ़ाने आए हैं उन्हें किस तरह से उनकी लैंग्वेज को यूज़ कर, मल्टीलिंगुअल जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हो रही उसको एक रिसोर्स की तरह हम यूज़ कर सकें। टीचर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। Proper training and support should be provided to teachers to help them understand the nuances of pedagogy and other inclusive strategies to strengthen the teaching learning process। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी चाहिए टीचर्स को भी और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि टीचर्स जो हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बना सके और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को
मजबूत कर सके, उसे इंटरेस्टिंग बना सके। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड to help students in the development of reading and writing through the language R1, which is preferably the home language, यानी रीजनल लैंग्वेज जो हमारा जो प्रिफरली L1 है, वही हमारा जो पॉसिबिलिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम उनके होम लैंग्वेज जो, यानी L1 का मतलब क्या हुआ, जो उनका होम लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि प्लीज़ नोट दैट द R1 वी मीन द लैंग्वेज इन अ चाइल्ड इन विच अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग, यानी रीडिंग राइटिंग सबसे पहले वो जिस लैंग्वेज में बच्चा सीखता है उसको हम R1 बोलते हैं। और R2 लैंग्वेज वो होता है, एंड द R2 द सेकेंड सच लैंग्वेज, एंड R3 द थर्ड सच लैंग्वेज। तो जिस भाषा में वो सीखे, R1 पहला लैंग्वेज हुआ, R2 सेकेंड लैंग्वेज, और R3 जो है वो थर्ड लैंग्वेज। इट इज़ ओपाइंड वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज डेवलप्ड इन अ चाइल्ड इन R1, जैसे ही बच्चा अपनी लैंग्वेज में, वो मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अगर वो रीडिंग राइटिंग सीखता है, तो द यूज़ ऑफ एडिशनल स्क्रिप्ट्स कैन बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे हम उन्हें आगे की जो स्क्रिप्ट्स हैं, यानी आगे की जो योजनाएं हम बनाए हैं न्यू लैंग्वेज को सिखाने के लिए, वो हमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। द एम ऑफ फॉर स्टूडेंट्स to become independent readers and writers in R1 by age 8, ग्रेड 3 तक हमें क्या करना है, बच्चे को उस लैंग्वेज में क्या करना है, इंडिपेंडेंट बना देना है। यानी 8 साल के बच्चे का जो एज होता है, क्लास थर्ड, वहाँ तक ये बताया जा रहा है कि हमें एक बच्चे को क्या करना है, प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट रीडर बनाना है और राइटर बनाना है, किस लैंग्वेज में, इन R1 लैंग्वेज। तो इस तरह से हमने आज ये जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन तो मैंने पिछली क्लास में किया था, और आज हमने NEP 2020 के जो रिकमेंडेशंस है इसको हमने पढ़ा है, और होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इवन मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने बस इसलिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी भी पढ़ाई होती रहे, और साथ साथ आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और साथ में हमारे साथ स्टडी कर सकते हो। और इसकी आगे की जो टॉपिक है, ये हमारा जो चेक योर प्रोग्रेस वर्क है, ये प्रैक्टिस वर्क हम जब अपनी कॉपी में करेंगे तब आपसे शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ न्यू कंटेंट, जो हमारा नीचे का कंटेंट है, बाईलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म, इसको पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करना, और हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करके लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।